तो नाउ व्हेन वी आर बिगिनिंग दिस डिस्कशन ऑफ लॉ, सबसे पहली चीज, लुकिंग एट अ फ्यू प्रीवियस अटेम्प्ट्स, लॉ हैज बीन अ सब्जेक्ट ऑफ पेन फॉर majority of the students, and it has become a reason that children with 200 plus, and even I have seen with 250 and 280 plus, they aren't able to clear their CA foundation because of law, कि कुछ थोड़े बहुत मार्क्स का गैप आ जाता है, and that is what happens. So today we are going to discuss the exact strategy that you have to follow for the coming days, because you have got gap also in law, so that's actually a blessing. And second, how you have to revise, how you have to write in paper, all those tips and tricks I'm going to share with you. Just take care कि आप हर बात को ध्यान से सुने and you pen it down. Okay, so I think I'll directly jump onto that. Let us start. सबसे पहले, this is the syllabus that you have in law. 100 marks का paper, 7 topics are there. Now, जब तुमको मैंने accounts का revision plan बताया था, तो यू माइट रिमेंबर कि मैंने वहाँ पे तुम्हारे 3 टॉपिक्स ऑलमोस्ट रिविजन के पहले ही दे दिए थे, विच वर कंपनीज एक्ट, देन इट वाज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, एंड इट वाज एलएलपी. सो दीज आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू हैव ऑलरेडी कवर्ड कुछ हद तक, दे आर ऑलरेडी डन. तो अभी हमें कैसे करना है, ऑर्डर में मैं अगर कहूँ तो मैंने तुम लोग को अभी टास्क दे ही दिया था. यू नीड टू बिगिन विद सोगा, नंबर 1 पोजिशन पे. Number 2, you will be taking up negotiable instrument. Number 3 position पे you will be going for Indian Contract Act. Number 4, you're going to go with the first theory वाला chapter, Indian Regulatory Framework. Number 5, you will be doing your Indian Partnership Act. Number 6, LLP. And then number 7, Companies Act. So this has to be the order in which you are revising. Why we are taking up these later on? Because these were already done earlier, very recently. Now, if there is a child जिसने वो स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करी थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि यू शुड डू दीज टॉपिक्स फर्स्ट 1 2 3, एंड देन यू कैन टेक अप दी फर्दर टॉपिक्स, बिकॉज दैट वुड बी द राइट प्लान फॉर यू देन. अब टाइम कितना अलॉट करना है, टाइम मैंने वैसे सामने लिखा हुआ है. आप उठाएंगे आपका पहला टॉपिक विच इज़ योर सोगा, you will give it complete 3 hours का time. Then you are going to pick up negotiable instrument act, again you are going to give 3 hours का time for it. Then you are going to go for ICA, total मैंने 8 hours रखे हैं for all the units. Then you have got 4th place पे this topic, 1.5 hour, I think that would be quite sufficient. Coming to Indian Partnership Act, 5 hours we have for this. Then LLP 3 hours, and then Companies Act finally 2 hours. तो ये टोटल तुम्हारा 25.5 घंटे का स्टडी का शेड्यूल बन रहा है. अब इसके अंदर तुमको मेनली क्या टेकअप करना है, व्हाट यू नीड टू टेकअप, व्हाट कम्स इन दिस इज योर कॉन्सेप्ट पार्ट. जिस भी टीचर से तुमने पढ़ा है, उन्होंने तुमको या तो नोट्स लिखवाए होंगे या तुम्हें नोट्स दिए होंगे. वो जो नोट्स हैं, आपको उनको क्वालिटी से, क्वालिटी का मतलब क्या वो सुनना, आपको उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि यार ये पर्टिकुलर सेक्शन, मेरी बात गौर से सुने आप, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बात शुरू हो रही है. ये पर्टिकुलर सेक्शन का पर्पस क्या है, ये सेक्शन कह क्या रहा है, इसके एक्सेप्शंस क्या हैं, इसमें इंक्लूजन्स क्या हैं. तो आपको वो लॉजिकली कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना चाहिए. ये आपकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है जो आपको इस टाइम में अचीव करनी है. बात नंबर 2 आती है इसी के अंदर, इस कंटेंट में से या उस पर्टिकुलर सेक्शन में से व्हाट आर द मेन वर्ड्स. ये अब यहाँ दूसरी इंपॉर्टेंट बात आती है कि यार कोई मैं सेक्शन कर रहा हूँ, उस पर्टिकुलर सेक्शन में जो पूरा एक्सप्लेनेशन लिखा है उसमें मेन शब्द क्या है, व्हाट आर द मेन वर्ड्स. तो इफ यू हैव मार्क्ड देम अर्लियर देन ग्रेट, इफ यू डिड नॉट डू देम अर्लियर, नोट्स को जब गो थ्रू करते हो तो हाइलाइटर से या पेन से उस पर ऐसे बॉक्स बना दो. अब तुम्हारा काम ये होना है कि जब तुम अपना उस सेक्शन से रिलेटेड आंसर लिखते हो, सो दोज आर द वर्ड्स दैट यू आर गोइंग टू इंक्लूड व्हाइल राइटिंग योर आंसर.
don't mark lot of words because it's very difficult to retain all of them. So you just mark a few words, like एक बड़ा section अगर निकल के आ रहा है तो उसमें से 8-10 कुछ words हो सकते हैं ना. If there is a small section then you can have 2-3 relevant words कि यार ये वहां दिखे तो एग्जामिनर को लग जाए कि हाँ ठीक है इस बच्चे ने पढ़ाई अच्छे से करी है. तो ये दो काम आते हैं. दैट मीन्स कॉन्सेप्ट के ऊपर कमांड. दिस इज द मेन थिंग दैट यू हैव टू अचीव इन दिस ड्यूरेशन. आई थिंक दैट्स कंप्लीटली क्लियर टू यू. नाउ एज वी गो अहेड, तुम्हारे पास ये इतना टाइम है लॉ में विच इज आई मीन जस्ट ग्रेट. तो तुम्हारे पास अवेलेबल है यहाँ, तुम्हारे पास अवेलेबल है आज का कुछ समय. डजंट मीन कि अपन आज कुछ भी ना पढ़ें, दैट कैन बी डिजास्ट्रस. तो 12, 13, 14 और 15, अपना पेपर 16 को है. तो 12 को आज मुझे लगता है जो तुम्हें कर ही लेना चाहिए वो है सोगा एट लीस्ट. और जिन बच्चों की पढ़ाई ओवरनाइट करने की आदत हो गई है अब, तो वो सोगा के अलावा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को भी आज कर लें. बट ये किन के लिए है? जिनकी ओवरनाइट पढ़ने की आदत हो गई थोड़ा लेट आवर तक, लाइक 2-3 बजे तक, तो वो लोग ये दो टॉपिक्स को कंप्लीट करके रख दें. जिनको अर्ली मॉर्निंग की आदत है तो वो ये कंप्लीट करें और 13 को यहाँ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उठाएं और यहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करें. ये आपका 13 तक डन हो जाना चाहिए चीज़. तो यहाँ मैं लिख रही हूँ, यू प्लीज टेक इट फॉर योर सेल्फ अकॉर्डिंगली, और यहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका आ जाना है. अब इसके साथ आगे मैं बढ़ती हूँ हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, विच इज़ नंबर 4, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. अगर आप वापस ओवरनाइट वाले हैं तो आप इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को यहाँ पे कर लेंगे, और अगर आप अर्ली मॉर्निंग वाले हैं तो आप इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को यहाँ फिट कर लेंगे. सो नाउ दैट डिपेंड्स ऑन द वे यू आर स्टडिंग. उसके बाद तुम्हारे पास 5th पोजीशन पे आता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. ये तुम्हारा यहाँ जाएगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, एंड ऑल्सो तुम्हारा LLP यहाँ पे जाने वाला है. ठीक. अब अगर आप ओवरनाइट पढ़ने वाले हैं तो LLP के बाद कंपनीज एक्ट आप यहीं पे टेकअप कर लेंगे रात में पढ़ते समय. अदरवाइज नेक्स्ट डे की मॉर्निंग में आपका कंपनीज एक्ट हो जाना चाहिए कंप्लीट. तो इस तरीके से मैंने आपको पहले तो डेट वाइज सेगमेंटिंग कर दी. अब आप आगे सुनेंगे दूसरा काम क्या आता है. काम नंबर 2 आता है, यू हैव टू यूज दिस गैप स्ट्रेटेजिकली. आई ऑलवेज एम्फोसाइज कि जब आप CA कर रहे हो सो इट्स नॉट द ऑर्डिनरी वे ऑफ स्टडिंग, इट हैज़ टू बी विथ स्ट्रैटेजी. तो आपको इन दिनों को मैथ्स के लिए यूज करना है. मैथ्स के लिए यहाँ पे आपको इंक्लूड कर लेना चाहिए एटलीस्ट 1 से 2 चैप्टर मैथ्स के. तो मैथ्स यहाँ पे टेकअप कर लो. मे बी यू कैन टेक एनी एरिया विच हैज़ बीन लिटिल वीक फॉर यू. मतलब जो तुम्हें थोड़ा सा कम आता है उसमें रिविजन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो मैथ्स में आई वुड से कि तुम स्टैटिस्टिक्स उठा लो. एंड मे बी इसमें तुम यहाँ कोरिलेशन और रिग्रेशन जैसा जो टॉपिक है जो एग्जाम में आता ही है और जनरली बच्चों को थोड़ा कमज़ोर लगता है, उस टॉपिक को यहाँ पे 2-2.5 घंटे का टाइम देके कर लो. देन कम हेयर ये नेक्स्ट डेट के ऊपर, यहाँ पे मैथ्स में यू टेक अप मे बी अगेन एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाइक सेंट्रल टेंडेंसी, वो यहाँ पे कर लो. और सेंट्रल टेंडेंसी के जो दोनों पार्ट्स हैं, डिस्पर्जन और कोरिलेशन वाला जो पार्ट है, उसको भी तुम यहाँ पे कंप्लीट कर लो. तो दैट मीन्स तुम्हारा एटलीस्ट यहाँ पे इफ़ यू ऑब्जर्व कुछ एक अच्छी प्रेपरेशन हो जा रही है जो आगे के पेपर में एग्रीगेट बनाने में मदद कर देगी. 15th को जब मैं पहुंचती हूँ तो यहाँ पे अगेन यू कैन टेक अप सम चैप्टर ऑफ मैथ्स. मे बी यू टेक समथिंग फ्रॉम योर द फर्स्ट पोर्शन. कोई भी चैप्टर 1, 2, 3, 4 PNC किसी ने टेकअप कर लिया, या तुम्हें लग रहा है चैप्टर 1 या इक्वेशंस, एनी ऑफ द चैप्टर, एटलीस्ट 1 चैप्टर आप उसको यहाँ पे ले लीजिए. तो इस तरीके से आपके 3 दिनों में यहाँ मैथ्स के चैप्टर्स भी साथ में रिवाइज हो जाएंगे, क्योंकि अब इसके बाद सिर्फ 1 दिन का गैप होगा, उसमें रिवाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है मैथ्स जैसे बड़े सिलेबस को. गॉट माई पॉइंट. नाउ 15th को जब हम खड़े हैं तो हमें क्या करना है. 15th को अब तुमको रिवाइज करनी है चीज़ें एक बार से वापस को. यू आर गोइंग टू रिवाइज देम अगेन, क्योंकि अपने पास अभी एक पूरा दिन बाकी है. इसमें तुम क्या रिवाइज करोगे, तो मैं तुम्हें देने वाली हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट सेक्शंस फ्रॉम और टॉपिक्स फ्रॉम ऑल एक्ट्स
तो तुमको मेजरली उनको यहाँ रिवाइज करना है। देने को वो मैं तुम्हें अभी दे सकती थी, बट मेरा बच्चा ये लॉ का पेपर है, इसमें सेलेक्टिव स्टडी करके जाने वाले की ऐसी तैसी हो जाती है, तो देर इज नो सेंस कि आप ऐसा काम करें। तो इसीलिए उसको मैं तुम्हें यहाँ प्रोवाइड करने वाली हूँ। 14th को मैं एक सेशन लूंगी और उस सेशन के अंदर आई विल बी प्रोवाइडिंग दैट पर्टिकुलर लिस्ट। तो आप 15th को वो इंपॉर्टेंट सेक्शंस और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप करेंगे अच्छे से रिवाइज, पूरा रिवाइज आप करने की जरूरत नहीं है, एंड देन बी रेडी फॉर योर 16th का पेपर। आई थिंक दैट्स गोइंग इन योर ब्रेन। यहाँ तक बताओ क्या तुम्हें बात एकदम क्लियर हो गई? कोई डाउट लगे तो पूछो, उसके बाद एक बहुत शानदार बात बताने वाली हूँ मैं तुम्हें। यहाँ तक बताओ क्या क्लियर है? एब्सोल्युटली, कोई डाउट, कोई गैप? ऑल राइट, सो इट्स कंप्लीटली फाइन एंड क्लियर टू यू। तो मैं दिन को कैसे यूज करके चलने हैं सारे दिनों को, वो तुम्हें समझ में आ गया एकदम। अब आती है अपने पास आगे। आगे जो मैं तुमसे कह रही हूँ कि एक सरप्राइजिंग एलिमेंट है तुम्हारे लिए, और आई थिंक इट्स गोइंग टू बी सुपर हेल्पफुल फॉर यू, और वो ये है कि तुम ही मुझे बता दो, लॉ में तुम्हें क्या लगता है एक मेजर प्रॉब्लम बच्चों की क्या हो सकती है? बहुत चीज़ें तो ठीक है हमने यहाँ टेक केयर कर ली, इसके अलावा एक मेजर प्रॉब्लम बच्चों की तुम्हारे हिसाब से क्या हो सकती है? तुम ही बच्चे हो, तुम्हें बेहतर पता होगा। ऑल राइट, इट्स स्पीड, और एग्जाम ही प्रॉब्लम है। एग्जाम ही प्रॉब्लम है। एनीथिंग एल्स? It is basically writing the answer in the right way. बच्चे कई बार कहते हैं कि मैंने मैम पेपर तो किया, लेकिन मुझे इस क्वेश्चन में मार्क्स क्यों नहीं मिले? तो आपने को आंसर्स कैसे सही से लिखना है, दिस इज वन ऑफ द, आई वुड से, मेन रीजंस। मतलब बच्चों को क्लियर ही नहीं हो रहा है कि यार क्यों मार्क्स नहीं दे रहा एग्जामिनर, जबकि मैंने लिखा हुआ है आंसर, तो मैं अपने आंसर की क्वालिटी कैसे इंप्रूव करूं? तो इस चीज को एड्रेस करने के लिए मैंने प्लान किया है कि मैं तुम्हारा एक तो कल सेशन लेने वाली हूँ एट 7 p.m. where we will be doing some questions, और ये समझेंगे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हमें एग्जैक्टली exactly कैसे आंसर करना चाहिए। तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। सेकेंड, इसके अलावा अगेन वी विल कीप अ सेशन हेयर ऑन द 14th, और यहाँ पे भी हम 7 o'clock शार्प मिलेंगे, और हम और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे इन ऑर्डर टू चेक इन अंडरस्टैंड कि भाई हम मुझे एग्जाम में कैसे आंसर लिखना है। तो जो तुम लोग ने मेंशन किया कि मैम स्पीड एक कंस्ट्रेंट बनती है, बात सही है, और स्पीड कंस्ट्रेंट तब बनती है जब हमें आंसर को फॉर्म करने में समय लग रहा होता है। वी नीड टू गिव टाइम कि यार कैसा होना चाहिए सही आंसर। तो इन 2 डेट्स पर वी आर गोइंग टू मीट, एंड मैं तुम्हारे साथ क्वेश्चंस को सही तरीके से कैसे एग्जाम में आंसर करना है वो डिस्कस करने वाली हूँ। ऐसे ओरल ओरल नहीं, अच्छे से वी आर गोइंग टू गेट इनटू इट एंड वी आर गोइंग टू डू इट। इससे मैं तुम्हें ये बता दूं, फॉर श्योर, फॉर श्योर जहां भी तुम खड़े हो उससे तुम्हारे पास होने तक का जितना भी गैप है वो सारा कवर हो जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सेशन। आई प्लान्ड कि क्योंकि बहुत बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट करी है और अपनी प्रॉब्लम बताई हुई, मैम समझ ही नहीं आ रहा क्या, तो आई डोंट वांट कि तुम्हारे साथ ऐसा हो। तो ये 2 चीज़ों को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। आगे ही बात समझ। तो मैं तुम्हें दूंगी ये पूरा पार्ट, इंपॉर्टेंट सेक्शंस, इसी सेशन में आई विल प्रोवाइड दिस टू यू। बाकी मैंने स्ट्रैटेजी तुमको बता दी, कितना टाइम तुम्हें किस टॉपिक को अलॉट करना है मैंने तुम्हें वो बता दिया। एंड हाँ, हम लोगों ने तुम्हें मैं एक एमसीक्यू नहीं सॉरी, लॉ का पूरा कंपाइलेशन दिया हुआ है क्वेश्चंस का, जिसमें मॉड्यूल के क्वेश्चंस और पास्ट क्वेश्चंस और आरटीपी सारे के सारे हैं। तो वो क्वेश्चंस तुमने ऑलरेडी क्लास में सर के साथ कवर करे हुए हैं। अब तुम्हें उनके अलावा इंपॉर्टेंट हमने लिस्ट भी प्रोवाइड करी है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट है। उसके अलावा भी अगर तुमने कोई क्वेश्चंस मार्क करे हुए हैं तो प्लीज व्हाइल यू आर डूइंग दिस रिवीजन गो थ्रू दोज क्वेश्चंस, प्लीज गो थ्रू दोज क्वेश्चंस। जो भी लिस्ट में से तुम्हें लगा थे ये टफ क्वेश्चंस है, रिवाइज देम, एंड ऑल्सो जो हमने लिस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रोवाइड करी है, प्लीज गो थ्रू दैट लिस्ट व्हाइल यू आर डूइंग this particular part. I think that's making complete sense. Yes or no? Are you all clear with this? Everybody? Do you feel that there is anything else you need?
कोई भी उसके अलावा तुम्हें लगता है कि यार ये सपोर्ट और मिल जाए या मैम ऐसा कुछ, तो वो तो मुझे बता देना एंड वी कैन डिस्कस, बिकॉज वी आर गोइंग टू मीट ऑन 13th ऑल्सो एंड 14th एज वेल. आई थिंक दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. क्या बोल रहे हो मैम? मेरे को भी. हाँ, येस यू कैन गेट इट साकिब, देयर इज नो प्रॉब्लम मेरा बच्चा. ऑफ कोर्स यू कैन गेट इट. तुम मुझे बस क्लास के बाद एक बार मैसेज ड्रॉप कर दो, मैं तुम्हें शेयर करा देती हूँ. इज दैट क्लियर? Radhika, you also message me after class. Just get it shared with you. Okay, I think that this is going to help you all, and you are there in my prayers. Need not worry. Your energy has to be at the top notch. तुमने थोड़ा सा शायद रेस्ट ले लिया हो, अपनी पढ़ाई के साथ एकदम लग जाओ और इस कैलेंडर को फॉलो कर लो. ठीक है? Ma'am, I have talked to some of my seniors about the law exam. They said because there's big gap, so paper might be tough. It is sheer stupidity. I mean, the worst thing I think people can just sit and do is predict that whether paper will be tough or easy. Every time you may, I mean, have, I will say, long gap or short, institute is going to maintain that level which it has to maintain. So it doesn't matter कि 3 दिन का gap है या 1 दिन का gap है. That doesn't matter at all. The paper will always be of certain standard, and it's never very tough nor it's very easy. So remain cool and calm. Is that clear, everyone? I think that's completely fine. Chalo, all right. So need not worry about anything. With this, you begin with your studies, and we'll catch up tomorrow at 7 p.m. with practice of questions. And in the meantime, make sure that you complete as per the calendar that I have given to you. Bye bye. All the very best. Take care.